एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूं सिद्रा इकबाल और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके पॉजिटिव फीडबैक और कमेंट्स का। आपकी इनकरेजमेंट हमारे लिए वाकई बहुत हौसला अफजा होती है, मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम के लिए। बात जब डायलॉग की कर रहे हैं तो डायलॉग में अपने आप में इस लफ्ज़ में बहुत सारे मायने निकलते हैं, बहुत डेप्थ है। आज जैसे दिन की शुरुआत ही हुई एक वन ऑन वन मीटिंग के बाद, जिसमें हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ के दरमियान एक एक्सचेंज हुआ। ये बहुत ही अहम ब्रीफिंग करार पा रही है बिकॉज ऑफ कोर्स आज हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तकरीबन 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा पहुँचे हुए हैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के हवाले से। लेकिन इस पर्टिकुलर मीटिंग, ये जो वन ऑन वन मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरनल एज़ वेल एज़ रीजनल जो मेरे ख़्याल में सूरत हाल है, हमारी दिफाई सूरत हाल, पीस एंड पीस कीपिंग की सूरत हाल, उन सबको डिस्कस किया गया है। इससे एक रोज़ कबल जब हम देखते हैं कि कराची में एक बहुत ही अहम सूरत हाल डेवलप रही और काफ़ी मेरे ख़्याल में डिले के बाद हम ये देखते हैं कि रेंजर्स के जो इख्तियारात की तौसी के दस्तावेज़ात थे वो फाइनली साइन किए गए। सिंध की हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको अपने आइनी हदूद में रह के काम करना होगा। इसके अलावा मज़ीद वजाहत हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाली कराची में MQM के दरमियान भी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, बातचीत की जा रही है। इसका बहुत हद तक इम्कान है कि वो सिंध हुकूमत में शामिल हो जाएं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, दैट इज़ द नेशनल मैटर। बट कमिंग टू द इंटरनेशनल मैटर, इसके हवाले से भी काफ़ी हद तक लोग ये देख रहे थे कि कौन से बड़े नाम इस्लामाबाद में हार्ट ऑफ एशिया मीटिंग के लिए जमा होंगे। मिनिस्टेरियल मीटिंग है जो कि फोकस करेगी ना सिर्फ इस खित्ते के बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया तक जाने वाले जो रूट्स हैं उसमें अमन व अमान के क़याम की। वैसे तो कल इसके बाकायदा इनाग्रल के बाद इसका एजेंडा सामने आएगा, लेकिन कुछ इतलात के मुताबिक इसमें जो चीज़ें डिस्कस होनी हैं उसमें अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पीस और साथ ही साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दाइश का असर और रसूख अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में। इसके हवाले से ये तमाम ममालिक जो 14 मेम्बरान कंट्रीज़ हैं और उनको सपोर्ट करने वाले 17 ममालिक और मुख्तलिफ इदारे हैं, उनका क्या ख्याल है ये इस मीटिंग में डिसाइड होगा। इसी हवाले से ये इंट्रोडक्शन के लिए एक पैकेज है हमारे पास। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अफगानिस्तान के मसाइल से निमटने के लिए एशिया की बड़ी ताकतें सर जोड़ बैठी। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का 5वां इजलास इस्लामाबाद में कल होने जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने, मुश्तरका खतरात से निमटने के लिए कोशिशें करने, दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी और मंशियात की स्मगलिंग के खात्मे समेत खित्ते को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस पर बात होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ और अफगान सदर अशरफ गनी मिलकर कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इजलास में 14 रुकन और 17 मुआविन ममालिक के अलावा 12 आलमी इदारों के वफूद भी शिरकत कर रहे हैं। 10 ममालिक के वज़राए खारजा खुद कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, जिनमें सबसे अहम नाम भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का है। सुषमा स्वराज की आमद की तस्दीक एक दिन कबल ही हुई, जिसके बाद पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने की खबरें गर्दिश करने लगीं। वो दौरे के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ और मुशीर खारजा सरताज अजीज से भी मुलाकात करेंगी। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर ममालिक में चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान, तुर्की, अजरबैजान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आगाज तुर्की और अफगानिस्तान की मुश्तरका कोशिशों से इस्तांबुल में हुआ, जिसका मकसद अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाना, खित्ते में पायदार अमन का कयाम समेत मुश्तरका खतरात से निमटना था। हार्ट ऑफ एशिया ममालिक का आइंदा इजलास नई दिल्ली में होगा। दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम इस खित्ते के हवाले से होने वाले किसी भी डायलॉग का जिक्र करते हैं तो उसमें सारा का सारा फोकस पाक भारत ताल्लुकात की तरफ चला जाता है, जो कि एक स्टॉप एंड गो पोजीशन में है। कभी ये ताल्लुकात, कभी ये मज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे जाते हैं। ये बहुत अहम है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ पाक भारत के लिए सबसे इंटेंस डायलॉग का राउंड रहा है, जिसमें सबसे पहले 30 नवंबर में शुरुआत हुई दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की एक बहुत ही ब्रीफ मीटिंग से। उसके बाद हमने देखा कि 6 दिसंबर को नेशनल
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक मीटिंग होती है बैंकॉक में, और आज सुषमा स्वराज साहिबा का पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में आमद के हवाले से। लेकिन इसका जो कोर है, अगर हार्ट ऑफ एशिया की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी और इस खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से है। अफ़गानिस्तान भी हमारा हमसाया मुल्क है, उसको पूरी उसकी जो अहमियत है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम का पहला हिस्सा हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और इस खित्ते के हवाले से बात करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। हर मसले का हल डायलॉग से ही निकलता है, और इसी सोच और इसी विजन के साथ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल में यानी तुर्की और अफ़गानिस्तान की शराकत से बनी, जिसमें हम देखते हैं कि 14 मेंबरान कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा 17 ममालिक इसको सपोर्ट करती हैं, जबकि 12 मुख्तलिफ रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें सार्क भी शामिल है इसको सपोर्ट करते हैं। इसका एक आला सतह का मिनिस्टेरियल इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इसमें शिरकत कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है कि कल इसकी बाकायदा जो इनाग्रेशन होगी वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अशरफ गनी ऑफ अफ़गानिस्तान इसमें साथ मिलकर करेंगे। इसका ज़्यादा फोकस अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के हवाले से होता है, लेकिन अगर आप मीडिया की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से जो बर्फ़ जमी हुई थी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में, उसके भी पिघलने की नवीद सुनाई देती है, क्योंकि ख़ास तौर पर इसी कॉन्फ्रेंस के लिए, इसी मिनिस्टेरियल मीटिंग के लिए हम देखते हैं द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया सुषमा स्वराज साहिबा भी इस्लामाबाद तशरीफ़ ला चुकी हैं। ये काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम फोकस करें कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के भी ताल्लुकात कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और कोइंसिडेंटली 1 साल का अरसा तकरीबन होने को वाला है पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक के हवाले से भी, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट आया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से भी। 23 दिसंबर को एक मीटिंग हुई जिसमें हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में शिरकत की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ अफ़गानिस्तान, इसके अलावा ISAF के भी जो हेड हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, और इन्होंने आपस में ज़्यादा शराकत, ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग का हवाला दिया। एक बड़ी अहम बात यहाँ पे ये होती है कि हर दफ़ा हम अफ़गानिस्तान हुकूमत की तरफ से एक ट्रस्ट डेफिसिट को पॉइंट आउट करने की बात करते हैं। उनका हमेशा से इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ये लगता आया है कि हम पनाह गुज़ीन जो जगहें हैं अफ़गान तालिबान की, उनको टारगेट नहीं कर पाते और पाकिस्तानी टेरिटरी से बैठ के वो अफ़गानिस्तान में हमला आवर होते हैं। लेकिन पेशावर में APS अटैक के बाद जो शवाहिद मिले उसमें ये क्लियर कट अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो अटैकर्स थे, जो मास्टर माइंड्स थे इस पर्टिकुलर अटैक के, वो अफ़गानिस्तान टेरिटरी से थे। तो ये बात मज़ीद वाज़े हो गई कि दोनों ममालिक को शराकत के साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ इस मसले का हल तलाश करना है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें कि किस तरह इस मसले को आगे ले जा सकते हैं। जो बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी का अंसर है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। एंड वंस अगेन ये मिनिस्टेरियल मीटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आती है, जबकि कुछ ही अरसे पहले हमने पेरिस अटैक्स भी देखे। पेरिस अटैक्स की डायरेक्ट कड़ी जाके जुड़ती है दाइश से, और एक दफ़ा फिर ये बड़ा अहम मौजू बन के उभरेगा इस मिनिस्टेरियल मीटिंग में कि क्या अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशिया में दाइश का वजूद है और वो किस तरह पनप रहा है, और उसके लिए ममालिक को किस तरह साथ मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी की, तो वंस अगेन वील हैव टू लिंक बैक टू द इंसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अब मुझे बताया जा रहा है कि आज की जो हमारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन है, जो हमारी मेहमान हैं उनसे हमारा राब्ता हो गया है। आई एम वेरी प्लीज टू अनाउंस कि हमारे साथ आज मौजूद होंगी शेरी रहमान साहिबा। शी इज़ द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू US। इसके अलावा जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा नाम। शी इज़ ऑल्सो द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आमद का। आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे शेरी रहमान साहिबा। सबसे पहले अगर मैं आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि फ़ोकस हम थोड़ा सा अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस पे कर लें। हमेशा कहा जाता है कि एक अदम एतमाद है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों हुकूमतों के बीच में। क्या उसमें भी बर्फ़ पिघलने लगी है? क्योंकि आने से पहले अशरफ गनी साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा कि तालिबान से बात करने से बेहतर है कि पाकिस्तान से डायलॉग को बरकरार रखा जाए, उसको आगे ले जाया जाए। आपके ख्याल में उनका इशारा किस तरफ था? देखिए, अफ़गानिस्तान के हवाले से तो बहुत पेशरफ्त हो सकती है,
एक तो अशरफ गनी साहब ने आते ही एक विंडो खोली, एक दरवाज़ा खोला मुज़ाकरात का, एक अच्छी फ़िज़ा पैदा होने लगी दोनों ममालिक के दरमियान। मसला इस वक्त ये है कि मैं समझती हूँ अशरफ गनी जो चाहते हैं वो इस वक्त कर नहीं पाते, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो इस वक्त क़ुव्वतें हैं वो ऐसी हैं कि बातचीत करना मुश्किल है उनके लिए। जो उनके अपने ख़यालात हैं उनको आगे बढ़ाना उनके लिए मुश्किल है। यूनिटी गवर्नमेंट उनकी इस वक्त मुस्तकिल गैर इस्तेकाम की कैफियत में रहती है। फिर उनके यहाँ एक फ्रैजाइल सिक्योरिटी सिचुएशन बन गई है जब से नेटो फोर्सेस का इनखिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो चाह भी रहे हों तो उनके लिए बड़ा मसला हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के साथ कोई लंबे या दूररस मुज़ाकरात करना या कोई मुस्बत पेशरफ्त करना। NDS से लेकर जो उनकी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस क़ुव्वत है उसका भी एक रवैया काफ़ी एंटी पाकिस्तान होता चला जा रहा है। और तालिबान के हवाले से मैं कहूँगी, जब मुज़ाकरात की बात की जाती है तो देखिए वो उनकी हाई पीस काउंसिल ही है जो मांगती है इस तरह के मुज़ाकरात, और जब वो मांगते हैं तो पाकिस्तान फिर हरकत में आता है कि हम जितना भी असर वसूक इस्तेमाल कर सकते हैं करें और उनको एक अफ़गान लेड प्रोसेस में जाने का मुस्तकिल एक मौका दें ताकि वो अपनी लीडरशिप संभालें और अपने मुस्तकबिल की खुद एक संग मील बनाएं। लेकिन ये जो फ्रैजिल सिचुएशन है जिसका आपने इशारा किया, जो ये कुन्नर में एक दफ़ा फिर हम देखते हैं कि तालिबान काबिज हो गए, फुल फोर्स में उन्होंने दोबारा अटैक किया, क्या ये आई ओपनर नहीं है अशरफ गनी की हुकूमत के लिए? जी बिल्कुल, और उनको एतराफ़ भी करना होगा कि जो डिस्कशन होता है पाकिस्तान के हवाले से कि दहशतगर्द सिर्फ यहाँ से आ रहे हैं या अटैक करते हैं, अक्सर व बेशतर डिस्कशन यही रहता है, नैरेटिव भी यही रहता है। और मुझे याद है कि हम कोई 3 साल से ये बात कर रहे हैं उनसे कि देखिए हमारे जो टेररिस्ट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होता है तो दहशतगर्द तो उस खुले बॉर्डर के पार वहाँ जाके पनाह ले रहा है। अब हम अगर उनकी पनाहगाहें ख़त्म करने की कोशिश में हैं तो आप भी अपना, जिसे कहते हैं बर्डन शेयरिंग इसे कहा जाता है, अपना कोशिश करें कि वहाँ हमारे जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं जिनका हम पीछा कर रहे हैं, आप इसे भी उनको भी टारगेट करें। और ये बात होती थी जब नेटो ISAF फोर्सेस अफ़गानिस्तान में थी मौजूद, उनके वो भी हमसे कहते थे कि भाई हमारी ये कैपेसिटी से बाहर है, हम इस वक्त अपनी तरजीहात देख रहे हैं। तो ये एक बहुत हमारे लिए तशवीश का बायस है मसला, क्योंकि देखिए टेररिज्म जी कि जिस तरह हम देखते हैं कि पूरी दुनिया चार्ली एब्दो के वाक़े के बाद हरकत में आई, उसके अलावा हमने देखा पेरिस अटैक्स के बाद जिस तरह दुनिया सर जोड़ के बैठ गई, जिसमें रशिया, टर्की सब लोग सरगर्म हो गए, उस तरह की रियलाइजेशन शायद इंटरनली पाकिस्तान में 16 दिसंबर के पेशावर अटैक के बाद तो आई, लेकिन क्या हम वो बात उतनी ही वज़न के साथ, उतने ही भरपूर अंदाज में अपने हमसाया ममालिक को, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान को बावर करा पाए? देखिए बिल्कुल, आपने एक बहुत मौजूद सवाल पूछा है। हम हमेशा एक डिप्लोमेटिक हिंदुस्तान को आप छोड़ लें, क्योंकि अब तो जो लबो लहजा दोनों ममालिक का होता है वो मैं समझती हूँ किसी हिंदुस्तान ने छोड़ा नहीं रास्ता कि पाकिस्तान कोई कंस्ट्रक्टिव या मानी खेज़ उनसे बात कर सके। और उम्मीद है कि ये तब्दीली आएगी इस रवैये में, क्योंकि जो आजकल बातचीत चल रही है वो ज़रा सी पॉजिटिव हो रही है। वो एक बात, उसको एक तरफ रखें। अफ़गानिस्तान के हवाले से मैं समझती हूँ हमने अपनी मैसेजिंग में बहुत देर की, हम इंतज़ार करते रहे कि सिचुएशन खुद ही ठीक हो जाएगी और हम एक मतलब डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, अपनी पूरी बात कर नहीं पाते, ना हम इंटरनेशनली ये तवानाई से केस लड़ते हैं, हम बहुत डिफेंसिव रहते हैं और एक पुराने डिप्लोमेसी के तहत काम करते हैं। अब दुनिया बहुत बदल गई है, आपको अपना केस और अपना मुकदमा लड़ना पड़ता है और तवानाई से लड़ना पड़ता है और सारे उसमें शवाहिद पेश करने होते हैं,
कोई मफरूज़ों पर बात करने तैयार नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपके ख़िलाफ़ मुकदमा बनना होता है तो बहुत सारे मफरूज़ों को जोड़कर एक तस्वीर बना दी जाती है। लेकिन शेरी रहमान साहबा, इसमें कुछ कंफ्यूजन हम शायद इंटरनली भी क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत अच्छी बात है कि हमने देखा कि 4 दहशतगर्दों का डेथ वारंट कुछ अरसे पहले साइन हुआ। आज भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 4 लोगों के डेथ वारंट पे साइन किया है। गुज़िश्ता हफ्ते ये जो डेवलपमेंट थी उसके बारे में कहा गया कि ये लिंक्ड है पेशावर अटैक से जो दहशतगर्द थे। उससे पहले ज़रा ये कहते थे कि उनके मास्टरमाइंड्स अफगानिस्तान से उनका सुराग जाके मिला है, उनकी कड़ी जाके मिली है। तो क्या अफगानिस्तान ने किसी को हैंड ओवर किया? क्या हमें उसके ज़राए को मज़ीद हमें कुछ डिटेल्स उसके बारे में पता चली हैं? देखिए, हमें तो कोई डिटेल्स नहीं पता चली और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आप थोड़ी शफाफियत नहीं लाएंगे और जो आप जिस कंफ्यूजन का आप जिक्र कर रही हैं उसमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं लाएंगे और फोकस सारे इदारों का एक साथ नहीं होगा, एक पेज पे नहीं होगे। पार्लियामान को तो आपने बिल्कुल ब्रीफ करना छोड़ दिया है, एक तरफ रखा हुआ है और एक पॉलिसी कहीं और बन रही है और पार्लियामान खड़ा होता है। जवाबदेही तो छोड़ें, दूर की बात है, लेकिन मैं समझती हूँ कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी ठीक से नहीं की जाती। इस किस्म के इंफॉर्मेशन वैक्यूम में आप कोई लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म रिफॉर्म प्लान तो नहीं दुनिया को पेश कर सकते, क्योंकि आपके अपनी सोसाइटी में इतने सवाल उठ रहे होते हैं। उसको कैरी करना जमहूरियत का एक हुस्न होती है, एक हुस्न होता है, लेकिन आप उन इदारों को ही नहीं इस्तेमाल कर रहे जो आपको एक क़ुव्वत दे सकते हैं। पार्लियामान का पावर आप इस्तेमाल करें। जैसे मैं एक मिसाल दूंगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 6-7 साल अमेरिका के साथ ताल्लुकात लिटरली बंद रखे। जब सलाला का इंसिडेंट हुआ, जिस वक्त मैं जब एम्बेसडर भेजी गई थी वहाँ, बिग क्राइसिस का दौर था, लेकिन मुस्तकिल हमारा जवाब होता था कि जब तक पार्लियामेंट फैसला नहीं करेगी हम अपने दरवाजे नहीं खोल सकते। इसका मतलब आपको हमसे अपॉलॉजी करनी होगी हमारे फौजियों की शहादतों के बाद। तो इस तरह का इस वक्त आपने 3 उस वक्त इक़दाम लिए थे। एक आपने बॉन कॉन्फ्रेंस से बॉयकॉट किया था, शमसी एयरबेस वापस करने का कहा था और नेटो फोर्सेस का जो रास्ता था उसको बंद किया गया था। ये तो एक मजबूत पार्लियामान की निशानी होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें अफगानिस्तान से, अगर हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशान करती है उनका झुकाव भारत की जानिब। यहाँ तक कि देखा गया कि 15 दिसंबर को उन्होंने बहुत बड़ा डिस्प्ले किया, इस बात पे खुशी का इजहार किया कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भारत इन्वेस्ट कर रहा है। क्या इस हवाले से पाकिस्तान में जो तशवीश है वो वजह है? देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आप अफ़गानिस्तान के जितने भी हैं उसमें चीन बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और हिंदुस्तान को ना आप उनके रास्ते में खड़े हो सकते हैं, ना आप कोई रोकथाम लगा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेटेजिक फोकस उन बातों पर करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों और मुफीद साबित हों। ये भी मैं एक बात कहूँगी कि पाकिस्तान को क़तन इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान के साथ मरासिम बढ़ा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। उनकी बहुत इंग्रेस है अफ़गानिस्तान में। उन्होंने बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट में वहाँ इन्वेस्ट किया है। वो चाह रहे हैं कि उनका एक वहाँ बेस बने। मैं आपसे कहूँगी कि अफ़गानिस्तान एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत हवालों से ट्राइबल सोसाइटी अभी भी है और एक तरह नहीं है, बहुत उसमें चेंजेस आए हैं और पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर कोई मुल्क समझ सकता है कि वो अफ़गानिस्तान को नाक से लीड कर सकते हैं या उठा के उनको हाईजैक कर सकते हैं या उनकी पॉलिसीज़ को हाईजैक कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं कभी नहीं होगा। ये 200 साल पहले भी बरतानिया ने कोशिश की थी, उनसे नहीं। एक वजह है कि रूस नहीं कर सका, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, उनका एक अपना कल्चर है, एक चीज़ों को देखने का नज़रिया है। लेकिन एक पूरी दुनिया और पाकिस्तान बिल्कुल जुड़ा हुआ है जी, पूरी दुनिया का जो इस वक्त तो हमारा मुतबादिल तो कोई नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं। यूरोप का जो एक सेंटिमेंट बदला है, ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि पेरिस अटैक से पहले भी और सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो एक बहुत बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज़, क्राइसिस रेफ्यूजीज़ वहाँ पे पहुँचे, पाकिस्तान भी उससे थोड़ा बहुत असरअंदाज हुआ। तो मैं ये देखने से, समझने से कासिर हूँ कि जब हम मुख्तलिफ वजूहात पे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, दाइश पे बात कर रहे हैं, क्राइसिस पे बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द क्राइसिस रेफ्यूजीज़? आपके ज़माने में भी और
आज भी ऐसा नहीं लगता कि वो जो 50 लाख एक अप्रॉक्सीमेट फिगर जो कहा जाता है अफ़गान महाजरीन का, रेफ्यूजीज़ का जो पाकिस्तान में पनाह गुज़ीन है, उनकी वापसी का, उनके मुल्क वतन वापस जाने का कोई मरहला, कोई बातचीत नहीं हो रही है। ना मरहला, ना बातचीत, ना इंटरनेशनल फोकस। और एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर, UNHCR, जो आप सब जानते हैं हम, उस एजेंसी के हाथ में है कि वो ये डिस्कशन जारी रखे, उसको नुमाया करे और वो मसाइल उनके हल करे। अब वो एजेंसी जो भी उनको पैसे देती है वापस जाने के, वो इतने कम होते हैं कि वो रेफ्यूजी बन के वहाँ जाते हैं वापस, जिसको रिटर्न कर रहे हैं, और वही पैसे लेके वापस आ जाते हैं जी। क्योंकि उनको नौकरियाँ, उनकी लाइवलीहुड्स, उनकी पूरी फैमिलीज़ यहाँ बसी हुई हैं। कुछ हिंदुस्तान में है, कुछ इस्तांबुल में है, लेकिन जैसे आपने कहा उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में कैंपों में से लेकर कराची तक। देखिए, कराची में जो अफ़गान माइग्रेशन हुआ है 80 की दहाई से, उसकी कोई गिनती नहीं की गई है, लेकिन कराची का डेमोग्राफिक बिल्कुल बदल गया है। अच्छा, ये बात करने का यहाँ पे असल मकसद ये था कि अभी जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने जब बात की अपने रेफ्यूजीज़ के हवाले से, तारकीन वतन के हवाले से, तो ही गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। उनके कहने के मुताबिक जो उन्होंने स्टेटमेंट डॉशे वेलेस को अपने यूरोपियन टूर के दौरान दिया, उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानी अपना वतन छोड़ के बाहर जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डिश वॉशर बन जाते हैं। इसमें उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। दिस वॉज हिज अटेम्प्ट टू कीप द पीपल इन अफगानिस्तान ओनली, और ब्रेन ड्रेन को वो रोकते। एक जाविया लोगों का देखने का ये भी है, वो समझते हैं कि ये जो इतने आनन फानन पाकिस्तान इनकी आमद हुई है, ये शायद इसलिए भी है क्योंकि यूरोप परेशान है। 160,000 अफ़गानी जो पानी के रास्ते पहुँचे हैं यूरोप में, और तारकीन वतन हैं, रेफ्यूजीज़ हैं। शायद दुनिया ये चाहती है कि वो पाकिस्तान ही का रुख करें, यूरोप करें। क्या आप इसको समझती हैं कि ये सच है? देखिए, बिल्कुल दुनिया का यही तरीका है। आप अपना मुकदमा नहीं लड़ पाए, अगर आप सामने नहीं ला सके प्रॉब्लम को, अगर उसे रिजॉल्व नहीं करा सके, तो वो आप ही का प्रॉब्लम बन जाता है। चाहे वो कितने सालों से आपके मुल्क में बैठे हों, जो भी बात हो रही हो, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम बन जाता है और एक मुश्तरका से कोने में डाल दिया जाता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो अशरफ गनी पाकिस्तान आए हैं, देखिए, उनके लिए ये नागुज़ीर था कि वो, अनअवॉइडेबल था कि वो ना आते, क्योंकि ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ही अफ़गान स्टेबलाइजेशन, जैसे आपने ख़ुद कहा है, अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम है। उसकी सियासी इस्तेहकाम तो एक तरफ, लेकिन इस वक्त वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी होने लगा है, होगा, अगर दूसरे ममालिक उसकी जो सॉल्वेंसी है, उसकी जो इकोनॉमिक इक़्तिसादी पहिए ना चला सकी, क्योंकि वो बाहर से ही चल रहे हैं। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान अपनी इक़्तिसादी या माशी खुद मुख्तारी नहीं संभाल पाया है। और ये ठीक है कि बहुत साल जंग रही वहाँ, लेकिन असलियत और हकीकत ये है कि अब कोशिश एड मनी इज ड्राइंग अप, दुनिया को अपने मसाइल लाहक है। हमें वो दिन भी याद है, बिल्कुल सही कह रही हैं। हालांकि हमने वो वक्त भी देखा जब पाकिस्तान में हम फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान का फोरम पिछली हुकूमत में देखते थे, तो अफगानिस्तान अपने तय हमें कुछ हेल्प करने की, कुछ एड देने की सोच रहा था। बट हाउ थिंग्स चेंज अराउंड, दिस इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हार्ट ऑफ एशिया पे हमारी गुफ्तगू जारी है, और ख़ास तौर पे भारत की जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनकी पाकिस्तान में आमद, और ये क्या नवीद सुना रही है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। इस पर गुफ्तगू करेंगे शहरी रहमान साहिबा से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। हम बात कर रहे थे शहरी रहमान साहिबा से ऑफकोर्स द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, जो कि एक मिनिस्टेरियल मीटिंग है, इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है। दो वजूहात की वजह से ये तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। एक, नंबर वन, अशरफ गनी साहब का यहाँ पे होना, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, और उनकी तरफ से क्या चीज़ें सामने आनी हैं, किस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे, बहुत अहम है। दूसरा अहम बात जिसको हम हमेशा कहते हैं
कि कोई भी अगर रीजनल लेवल की मीटिंग होती है तो उसको पाक भारत ताल्लुकात, पाक भारत मुज़ाकरात उसको हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत अरसे से जो बर्फ़ जमी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलनी शुरू हुई है। आज हम देखते हैं कि उनकी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 रोज़ के हवाले से मीडिया भी और तमाम लोग यही बात कर रहे थे कि बड़ा इंटेंस पीरियड रहा है पाक भारत ताल्लुकात में। इसमें दो चीज़ें आपको बताती चलूँ। एक नंबर 1, 30 नवंबर को दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की यानी नरेंद्र मोदी की और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की एक मीटिंग, जिसके हवाले से दो बहुत ही मुख्तलिफ वर्जन्स हमारे सामने आए। सबसे पहले ये कि अगर हम अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ देखते हैं, उन्होंने कहा है ये बहुत अच्छी एक मीटिंग थी, जबकि ये हार्डली बहुत ही कम ड्यूरेशन लास्ट की, चंद मिनट या चंद सेकंड ये मीटिंग लास्ट की। इसके हवाले से इंडियन वर्जन ये है कि ये एक सिर्फ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ कर्टसीज था, यानी रस्मी सलाम दुआ थी, अलेक सलेक थी। इसको आप एक मीटिंग का नाम नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल ये वो इनिशिएटिंग पॉइंट था। उसके बाद हम देखते हैं कि आम तौर पे दोनों तरफ का मीडिया, जो हार्ड लाइनर स्पेशली मीडिया समझा जाता है, वो टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि कोई भी गुफ्तगू, कोई भी बातचीत सही तरीके से इफ़ेक्टिव अंदाज में हो नहीं पाती। एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई बैंकॉक में, जिसमें सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स यानी इंडिया की तरफ से अजीत डोवल साहब और पाकिस्तान से जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ ने इसमें शिरकत की और ये बहुत अहम मीटिंग करार पाई। और एक दफ़ा फिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान और भारत मज़ाकरात की मेज़ पे आ गए हैं और बहुत सारे मामलात का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी अजीब सा इसमें टर्न ये है हमारे पास कि हमेशा भारत की तरफ से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा इंतहा पसंदी का, दहशतगर्दी का, लेकिन कुछ अरसे से भारत में भी आप बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बहुत सारे रीज़न्स देख सकते हैं। इसमें एक बड़ी वजह हमें नज़र आई जब उनके अपने नेशनल अवार्ड विनर्स, राइटर्स ने, एक्टर्स ने इस पर एहतजाज करना शुरू किया। उन्होंने कहा आज से पहले ये फॉल्ट लाइंस भारत में कभी इतनी नुमाया नहीं थी। तो आज जब सुषमा साहिबा पाकिस्तान पहुंची हैं और एक दफ़ा फिर जोर देना चाहेंगी कि पाकिस्तान अपने दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के मसाइल को एड्रेस करे, तो आज एक बहुत बड़ा इशू ये बनकर खड़ा हुआ है कि व्हाट अबाउट इंडिया इटसेल्फ। इंडिया को बार बार इसके बारे में तनबीह पूरी दुनिया भी कर रही है, पूरे ममालिक भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस खित्ते के ममालिक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बात उन तक पहुँच रही है या नहीं, ये बहुत अहम सवाल होता है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि भारत की तरफ से जो फोर्स पाकिस्तान पे हमेशा आती है, झड़पों का सिलसिला जारी है, उसको हम एड्रेस नहीं करते। और जो सिविल सोसाइटी कह रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं, या वो लोग जो वाकई मस्बत तब्दीली ला रहे हैं, उनके ऊपर कान नहीं धरे जाते। हमारे पास आज ही के इसी मौजू के ऊपर एक एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेसन है खुर्शीद कसूरी साहब के साथ, जो कि फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और हाल ही में उनकी किताब की तकरीब रोनुमाई भारत में तवज्जो का मरकज़ रही, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ और बहुत सारी नाजेबा हरकत भी की गई शिवसेना की तरफ से। इसके बारे में उनसे बात करते हैं। आइए आपसे भी उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कसूरी साहब, एक बहुत ही अहम यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि इजलास हो रहा है, तकरीबन 12 ममालिक के यहाँ पे वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं और ख़ास अटेंशन दी जा रही है पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात को और सुषमा साहिबा की यहाँ पे आमद को। कैसा जानते हैं आप, किस नहज पे हैं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात? पहले तो जी आपने मेरी किताब का रेफरेंस किया था इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में जी। मैंने अपनी किताब में एक सेक्शन एड्रेस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जी। मैंने उनको ये कहा था आपके पास ऑप्शन नहीं है सिवाय बातचीत के, यानी पाकिस्तान के पास भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो बातचीत करना चाह रहा था ना, हिंदुस्तान की तरफ से रेजिस्टेंस थी। मैं तो उसको वेलकम करता हूँ उनका ये आना, एंड इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। पहले प्राइम मिनिस्टर्स का मिलना ऑन द साइड लाइन्स द पेरिस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का बैंकॉक में मिलना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके साथ फॉरेन सेक्रेटरीज थे। इसका मतलब है कि सिर्फ बातचीत लिमिटेड नहीं थी टू टेररिज्म, बल्कि कश्मीर और दीगर मसाइल की भी बातचीत हुई थी। कसूरी साहब, अक्सर जब पीस प्रोसेस का हवाला दिया जाता है तो हम ये कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स इसको हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन आपकी ही किताब की तकरीब रोनुमाई में जो कुछ हुआ, शिवसेना का जो एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसके हवाले से आज आप भारत को कहाँ देखते हैं? क्या वहाँ पे भी इंतहा पसंदी उरूज पर है और उसको कंट्रोल करने में वहाँ की हुकूमत नाकाम दिखाई देती है? देखिए, पाकिस्तान में भी अक्सरियत उन लोगों की है जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट नहीं, और हिंदुस्तान में भी, लेकिन हेडलाइन ग्रैबिंग जो है वो वही करते हैं जो कोई ऐसा काम करें जैसे शिवसेना ने किया था। बॉम्बे ने अटेंशन इसलिए ड्रॉ की कि वह शिवसेना वालों ने मुझे दिल्ली में जब था मुझे धमकी दी कि आप मत आए बॉम्बे। मैंने कहा मैं आऊँगा,
फिर उन्होंने जवाब दिया फिर हम आपसे वो ट्रीटमेंट करेंगे, अंग्रेजी का लफ्ता सेना लाइक, जिसका मतलब होता है जैसे शिवसेना मुखालिफिन से ट्रीटमेंट करती है। मैंने लोगों से पूछा क्या मतलब है, तो उनका वो इशारा कर रहे हैं कि मार धाड़ करेंगे आपके आने पे और आप पे भी हमला करेंगे। तो जब मैंने अपने कुलकर्णी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन, मैंने उनको कहा मैं तो आ रहा हूँ, हाँ अगर आप इन्विटेशन विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर दूसरी बात है। उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं विड्रॉ कर रहा। मैंने कहा मैं फिर आ रहा हूँ। तो नतीजा उसका ये हुआ कि सिक्योरिटी मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंप्लीट दी थी उस वक्त, और उसका नतीजा जो है वो आपके सामने है कि लॉन्च मैंने की बावजूद उस सारी कार्रवाई के जो आपने टीवी पे देखी थी। तो इसका क्या नतीजा क्या है कि हिंदुस्तान में भी इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट की तादाद कम है, हेडलाइनिंग की कैपेसिटी उनकी ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ भी आप कोई नेगेटिव बात करें तो हेडलाइन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन आप नहीं समझते कसूरी साहब कि ये फॉल्ट लाइंस पहली दफ़ा तारीख में इतनी उभर कर भारत के तनाजुर में सामने आ रही हैं? यानी पहले भारत हुकूमत की इस बात पे खामोशी कि जिस तरह का ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ, फिर हमारे बहुत सारे फ़नकार जो भारत में जाके काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके अपने राइटर्स ने, नेशनल अवार्ड विनर्स ने, उनके अपने एक्टर्स ने इस पर एहतजाज किया। तो आप क्या नहीं समझते कि शायद भारत हुकूमत उतना इदराक नहीं रखती कि कितना वॉलेटाइल हो सकता है मामला उनके अपने लिए? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत ने गलत अंदाज़ा लगाया था, और क्योंकि वो चुप रहते थे इस हद तक कि एक मुसलमान को कत्ल कर दिया गया कि ये इस इल्ज़ाम में कि उसने गाय का गोश्त खाया है, और एक लेजिस्लेटर मुसलमान का चेहरा उन्होंने काला कर दिया लोकसभा में यही कह के कि इसने बीफ खाया था। फिर एक मुसलमान ड्राइवर को कश्मीर में मार दिया गया कि जी वो गाय भैंसे अपने ट्रक में लेके जा रहा था। तो इस किस्म की जब आप गवर्नमेंट टॉलरेट करेगी तो ऐसे लोगों को मौका मिलता है। तो नरेंद्र मोदी साहब को सोचना पड़ेगा कि उनकी विक्ट्री का असल में जो प्रॉब्लम हुआ हिंदुस्तान के लिए कि जो फोर्सेस ये हमेशा थी हिंदुस्तान में, लेकिन ये डोमेंट थी, ज़ेरे ज़मीन थी, चुप थी। नरेंद्र मोदी साहब की विक्ट्री के बाद और उनके चुप रहने के नतीजे में इनको मौका मिला मार धाड़ का, अपने असली रंग दिखाने का। इससे भारत को बैनुल-अक़वामी बरादरी में भी और हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत नुकसान हुआ, और उसके नतीजे में एक अवेकनिंग हुई जिसका आपने ख़ुद अपनी इफ्तिताई कलमात में जिक्र किया है कि वो लोगों ने अपने अवार्ड्स भी वापस करने शुरू किए। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत के आने के बाद तमाम वो फोर्सेस जो हैं जो ज़ेर ज़मीन थी और लोगों को ये गलतफहमी थी कि एक्सट्रीमिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में है, साबित हो गया कि इनके काउंटर पार्ट्स बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान भी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब हमें ज्वाइन करने का। और मेरे ख्याल में एक बात जो बड़ी वाज़ेह होती है कि इंतहा पसंदी की कोई कौमियत नहीं है, इसका कोई मज़हब नहीं है। ये एक ऐसा मसला है जो पूरे दुनिया को, पूरे मुल्कों को अपनी लपेट में लिए हुए है। और इसी के हवाले से हार्ट ऑफ एशिया की जो मिनिस्टेरियल मीटिंग है ये बहुत अहमियत की हामिल है कि इसका कोई ना कोई हल तलाश किया जाए, मिल के तलाश किया जाए मुज़ाकरात की मेज़ पर। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। यू कैन रीच आउट टू मी। अपने फीडबैक और कमेंट्स के लिए आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं @सिद्रा इकबाल, लाइकवाइज ऑन फेसबुक facebook.com/sidraiqbal.official। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।